आप सभी को नमस्कार। और मैं ये आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसे आरंभ करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा कि एक बार जरा आप बोलिए, हर हर महादेव, और सभी को जय श्री सीताराम। आज का जो कार्यक्रम है वो आरंभ कर रहे हैं और सभी लोग इनको छोड़ के, अनुपम भाई को छोड़कर सभी लोग जो हैं मुझसे कहीं ज्यादा समझते हैं, बंगाल को भी समझते हैं और देश की राजनीति को भी समझते हैं। तो मुद्दे पर आते हैं, सीधे बात करते हैं। हर्ष सर, क्योंकि आप सबसे पहले हैं तो मैं जरा आप ही से आरंभ कर रहा हूं। हर्ष जी, बंगाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं और अभी इस वक्त बंगाल की समस्याएं क्या हैं? क्योंकि इस पर तो बात होती रहती है कि क्या करेगी बीजेपी, सेंट्रल को क्या करना चाहिए, अमित शाह को क्या करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो जनसंख्या को लेकर है। क्या आपको लगता है कि अभी सेंट्रल ने वो काम किया है? जी नमस्कार। जनसंख्या के बारे में तो अभी एसआईआर की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन आपने कहा समस्याओं के बारे में, मैं तो कभी बंगाल गया नहीं हूँ, लेकिन जो समस्याएं देख रहा हूँ दूर से देख रहा हूँ, और जो चीज़ें सब संजय जी हम सब लोग डिस्कस करते रहते हैं, मीडिया के माध्यम से सामने आती है। सबसे बड़ी समस्या तो लॉ एंड ऑर्डर की बताई जा रही है वहाँ पे। और 2-3 पत्रकार हैं वहाँ, एक बहुत प्रसिद्ध अखबार है वहाँ का प्रभात खबर, मेरे एक मित्र हैं, हमारे से सीनियर है, अब तो रिटायरमेंट पे आ रहे हैं, अक्सर उनसे बात होती है, हमारे चैनल पर भी कभी कभी इनपुट मैं उनसे लेता हूँ। तो हालांकि उनका कहना है कि ममता को हरा पाना बड़ा मुश्किल काम है, अभी भी टेढ़ी खीर है, जो परसेप्शन वहाँ इन जनरल बन के आ रहा है सामने। और समस्याएं जैसे मैंने बताया कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की, और साथ साथ पिछले कुछ दिनों जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए इतने, उन सबको विरोधी दल या ये कह सकते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, ये सब किस तरीके से उठाते हैं, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाला है। लेकिन वहां की सबसे बड़ी समस्या जो वहां के लोग और इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो जो मानते हैं वो ये है कि यहाँ कोई नई इंडस्ट्री आने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा 2021 के चुनाव के समय एक बहुत बड़ा मामला उठा था। ये जो जिंदल स्टील्स वाले हैं, नवीन जिंदल, इन्होंने कोई एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली थी वहां, और 15-20 साल पहले अंत में 2021 चुनाव के उन्होंने कहा कि यार यहाँ वो दादागिरी वही पहले कम्युनिस्ट करते थे कि मेरे 200 आदमी को लगा दो, मेरे 100 आदमी को लगवा दो, उसकी इतनी सैलरी होगी, इसकी इतनी सैलरी होगी, यहाँ इस दादागिरी में यहाँ कौन काम करेगा। तो उन्होंने उसको सरेंडर करने का फैसला किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि ममता बनर्जी की नॉलेज में आई ये बात कि भाई नवीन जिंदल की यहाँ कोई इस तरह से वो थी प्रॉपर्टी, और वो उसे जो है सेल आउट करने के प्लान में उन्होंने बना लिया है। तो उसके बाद उन्होंने बुलाया, बताते हैं कि स्पेशली बुलाया कि भाई मैं मिलना चाहती हूँ नवीन जिंदल जी से। अब नवीन जिंदल ने उनसे क्या रीजन दिया, लेकिन अब देखिए 6 साल हो गए हैं इस बात को जब मैं आपको बता रहा हूँ, अब तक तो वो इंडस्ट्री वहां पे लगी नहीं है। वहीं का वहीं वो क्या कहना चाहिए, जैसे फिल्मों में कहते हैं कि वो शेल कर दिया उसको, जो है बिल्कुल बंद कर दिया, वो प्लान हो गया। तो बेसिक वहां के लोगों की जो आवश्यकता है वो यही है कि इंडस्ट्री लगे। अब देखिए ना आप, अगर हम किसी बड़े शहर की अगर बात करते हैं, आप यूपी में आ जाओ, 10-15 शहर आप गिनवा दोगे बढ़िया, जहाँ पे आईटी का बढ़िया काम हो रहा है। नोएडा है, गाजियाबाद है, एनसीआर में, उधर लखनऊ में भी अब काम बढ़ गया है काफी, और अब तो बता रहे हैं कि पूर्वांचल में उधर भी बढ़ गया है इंडस्ट्री, और इस तरह के कंपनीज के ऑफिसेज आए हैं। बंगाल में तो कोई सुनते नहीं कभी कि कोलकाता के अलावा कुछ है, कुछ खास तो नहीं है। हाँ। तो मुझे जो अभी दूर से लगता है, वैसे इस बार प्लान ये है कि कवर करेंगे बंगाल जाकर। हाँ। कुछ लोगों ने हमें डरा दिया कि भाई ऐसा ना हो कि आपके होटल के बाहर गाड़ी खड़ी रहे और उसके पहिया निकाल के ले जाएं लोग। होता है ऐसा। तो सोच समझ के जाना वहां पे, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाऊ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी,
आपको क्या लगता है कि इस वक्त सेंट्रल ने या फिर कहा जाए बीजेपी ने ममता दीदी को नाथा है कि नहीं सही तरीके से? और हर एक मुद्दा होने के बावजूद भी अ, फिर भी आपको क्या लगता है कि बीजेपी का स्टैंड कहाँ है, वो कहाँ खड़ी है अभी बंगाल में? क्योंकि मैं 3 बार बंगाल होकर आया हूँ, एक बार मुझ पर हमला भी हो गया। खैर लेकिन ये अभी आप देख कैसे रहे हैं उसे? नमस्कार। पहली बात तो मैं मान जो स्ट्रैटेजी बनेगी, रणनीति बनेगी, वो संजय राउत के हाथ में सौंप दे। यानी लड़ाई हो ना हो, लेकिन लड़ाई जीती कैसे उसका वर्णन आ जाए। तो एक तो बात ये है, और दूसरी बात आपको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, और आरएसएस कभी अपने पत्ते खोलती नहीं। आपको बहुत सारे यहाँ बैठे मेरे दोस्त यूट्यूबर्स, उनको मालूम है, जब 2024 का नतीजा आ गए थे लोकसभा के, के प्रयास से नहीं होता, बनती ही नहीं। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो कहानी बनेगी कहां से? तो मीडिया हमेशा कहानी ढूंढती रहती है, और इसलिए नए नए क्या बोलते हैं उसको, विलन खड़े कर देते हैं। अब अभी अभी आपने बैठा हो, आप बैठे हो कि मैं बैठा हूं, मुझे मालूम है जमीन पर क्या चल रहा है। तो ये बात होती है, बंगाल में भी जो कुछ चल रहा है तो उसको आप इस ढंग से देखोगे। आज एसआईआर पर चर्चा हो रही है, उसकी पार्श्वभूमि क्या है? जिस ढंग से स्ट्रिक्टली एसआईआर का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, अगर सीएए और एनआरसी आराम से इम्प्लीमेंट हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि एसआईआर इतना सीरियस मामला बन जाता। तो एसआईआर मैं मानता हूं कि सीएए और एनआरसी का बाप है। हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, पावण्याच्या वाहणीने विंचू मारा हुआ, यानी बिच्छू को मारना है तो मेहमान के जूते से मारेंगे, अपना क्यों मारेंगे? तो सीएए जो था या एनआरसी था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी गवर्नमेंट पर थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी गवर्नमेंट पर है नहीं। एसआईआर तो चुनाव आयोग का मामला है, तो चुनाव आयोग मेहमान है। ये एक बात हो गई। यहाँ से कितने वोट घटेंगे वगैरह हर्ष वगैरह बता सकते हैं, जिस ढंग से आंकड़े बदले गए, आंकड़े घट रहे वगैरह वगैरह। लेकिन जो जानकारी मुझे, मैं उसको पूरी जानकारी नहीं बताऊंगा, ऑब्वियस है, क्योंकि रणनीति हमारा चाणक्य का एक ये है ना कोट कि षटकोणो विद्यते मंत्र, तो अगर डिक्लेयर करेंगे तो वो रणनीति नहीं बचती। तो एक बात है, जो पिछले रविवार को, शनिवार रविवार को मुंबई में भागवत जी का एक शताब्दी के कारण जो सम्मेलन हुआ था, तो उसमें मैं गया था। बहुत सारे आरएसएस के लोग मिले थे, मैंने उनसे बात भी की है कि बंगाल में क्या हो रहा है। जो 20 साल त्रिपुरा में बैठे रहे, तो उनसे भी मेरी बात हो गई, वो अभी बंगाल हैंडल कर रहे हैं जी। तो उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि आज की तारीख में, यानी पिछले संडे का दिन था, उस दिन उन्होंने बोला कि आज बीजेपी टक्कर में है, यानी 50-50 है।
2-4% इधर गए बीजेपी हारेगी, 2-4% इधर गए बीजेपी जीतेगी। लेकिन अगले 1.5 महीने में हमको 65-35 तक लाना है जी। तो 65-35 की सिचुएशन बनाते हैं तो 52-55 तो हो जाएगा। ये इनका उनकी रणनीति है। और रणनीति की बात जो है तो आरएसएस बताती नहीं, आपके बगल में बैठा है वो आरएसएस का है या नहीं आपको पता नहीं होता। ये बात तो समझ लोगे कि मुझे यानी बहुत सारे दोस्त हैं, उनके तरीके मुझे मालूम है जी। एक बात पुरानी आपको याद दिला दूं, दादा धर्माधिकारी करके सोशलिस्ट लोग बड़े विचारवंत हुआ करते थे। उनकी 75 साल की उम्र हो गई तो उनको सोशलिस्टों ने मिलकर कुछ 20 साल पहले की बात है 75 लाख रुपए इकट्ठा करके दिए थे। तो उन्होंने वो राशि उसी प्रोग्राम में आरएसएस के नानाजी देशमुख को दे दी और ये कहा कि ये आपने बड़ी मेहनत से ये राशि इकट्ठा की है तो उसका सदुपयोग हो, ये मेरी विनती है। तो आपको पता नहीं होता कि आपके बाजू में कौन बैठा है, आरएसएस बैठी है या नहीं बैठी है, वो आपको पता नहीं होता उनका तरीका। तो आज मैं एक ही बात आपको बता दूंगा कि हर वोटर को कम से कम 5 बार आरएसएस का कोई ना कोई मिलेगा। इस ढंग से पिछले 8 महीने से काम चल रहा है। दूसरी बात है, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है बंगाल के लिए, उसमें कुछ 144 सीटें ऐसी है जो 2 विधानसभा या 3 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को भारी बढ़त थी और कुछ 55-60 सीटें ऐसी है करेंगे, जीतने की संभावना नहीं है मानकर, लेकिन वहां बीज बोना है, ये स्ट्रैटेजी। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, ठीक है। ये माइक कंचन दा, एक आवाज है इसमें? हेलो। हाँ जी, कंचन दा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मैं बंगाल में था, मैंने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि बाहरी बनाम बंगाली, यानी कि बीजेपी ने ज्यादातर काम उन लोगों के हाथ में दे दिया था जो दिल्ली से या अलग अलग जगहों से गए। वो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। अब बात शुभेंदु अधिकारी को लेकर हो रही है और बीजेपी की इस वक्त की वहां की कोर टीम को लेकर ये बात हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि इस वाले मुद्दे को अभी बीजेपी सही तरीके से ले रही है वहां पर, खासतौर से जब ममता ऐसे मुद्दों को लेकर बहुत हाइप क्रिएट कर देती हैं? जी। जब आप बंगाल की बात करते हैं तो एक बात आपको याद रखना चाहिए कि बंगाल की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इतने सालों तक, दशकों तक कांग्रेस रही, फिर अचानक कांग्रेस गई, करीब 32-33 साल, 34 साल सीपीएम पावर में रही, अचानक सब साफ हो गया उसका। और अब जो है टीएमसी, हमारी जो असेसमेंट है, इस बार टीएमसी का जीतना बड़ा मुश्किल है। और इसका ये जो सिचुएशन है वहां पर, इसके बारे में ममता बनर्जी को पूरा सेंस है, मैंने शी हैज अंडरस्टूड सिचुएशन क्या है, जिसलिए उनकी जो रिएक्शंस हैं, उनकी जो ड्रामाबाजी है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आ गए, रास्ते में उतर गए, तो ये अब यही दर्शाता है कि पैनिक हो रहा है और उनको पता है कि इस बार जो एक
पहले वो जो करती थी कि सिंपैथी वेव हो जाए, एक पैर टूट गया, चोट लग गई, इस बार वो सब नहीं होने वाला है। दूसरा है, ये पहली चुनाव है जहां पर जो एवरेज हिंदू वोटर है, वो चाहे हिंदू हो या जस्ट नाम से हिंदू हो, उसको अब ये लगने लगा है कि उसकी जो स्थान है, उसका जो स्पेस है, वो धीरे धीरे घट रहा है। और मुर्शिदाबाद की जो राइट हुई थी, उसमें जो उभर के सामने आया, इस बार की राइट की एक नई एलिमेंट थी, और वो था कि जो दंगाई मुसलमान थे, वो घर घर से महिलाओं के जो कपड़े हैं उनको निकाल के जला रहे थे। और उद्देश्य ये था कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद महिलाओं के पास कोई वस्त्र ना हो, कपड़े ना हो पहनने के लिए। तो जहां पर ऐसा एक सोच आ जाता है, और ये 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे और 46 के अंत में नोआखाली राइट्स हुए थे, तब भी हमने यही देखा था। तो एनीवे, सो हिंदू जो है वो अब घबराने लगा है। अब घबराकर वो कहाँ वोट देगा वो एक अलग बात है। क्या वो डर, इतना डरा हुआ है कि वो टीएमसी को ही देगा? क्या वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है, अब वो बीजेपी को देगा? ये अभी इट्स टू अर्ली टू से दिस। नंबर 2, बंगाल में आज के दिन में जब तक सेंसस नहीं होता है, किसी को नहीं पता कि उसकी, इस प्रदेश की मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी। संभव है कि जो डिस्पर्स्ड मुस्लिम कर लिया, इतना सारा काम था, नहीं कर पाया। तमिलनाडु में हो रही है, केरल में हो रही है, कोई खबर नहीं है वहां से। बंगाल में उनका सबसे बड़ा यही चिंता था कि जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर हैं,
उनके नाम अगर निकल जाए लिस्ट से, तो टीएमसी की जो सपोर्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। क्या कर रहे हो भैया? इधर का प्लीज प्लीज। तो अभी जो हिसाब मिल रहा है, फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने सब वीडियोस देखे होंगे, खबरें पढ़ी होंगी कि 2000, 3000, 5000 लोग सियालदा स्टेशन से, बोनगांव बॉर्डर से सब बांग्लादेश जा रहे हैं। ये लोग कौन है, क्यों जा रहे हैं? उनके मन में ये डर आ गया कि अभी जो इन्होंने जिक्र की एनआरसी की, कि ये एनआरसी का एक कायदा है और हमें अगर इनको पता चल गया हम बांग्लादेशी हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से करीब 56 लाख लोगों का नाम खारिज हो गया। 58 लाख, 58 लाख जी। और 6 लाख और थे ऐसे जो नोटिस देने पर भी हाजिर नहीं हुए। तो कुल मिला के करीब 65 से लेके 70 लाख लोग इस बार वोट नहीं दे पाएंगे। इससे जो सबसे बड़ी क्षति होगी वो टीएमसी को होगी। दिस इज अ गेम चेंजर। एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू मेक, कि व्हेन यू राइड अ टाइगर इट्स वेरी इजी। जिसको कहते हैं कि आप बाघ या टाइगर पर कूद गए तो बहुत अच्छा लगेगा, सब कहेंगे देखिए टाइगर पे चढ़ के जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप टाइगर से उतरिएगा, टाइगर आपको खा जाएगा। तो बंगाल की स्थिति भी यही है। आज का जो मुसलमान है वहां पर, वो कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास मेरे पॉलिटिकल पावर से आप राज कर रहे हो, तो मैं अपना पॉलिटिकल पावर आपको क्यों दूं? मैं खुद अपना पॉलिटिकल पावर यूज करके मैं पावर में आऊंगा। तो देयर इज अ वर्टिकल स्प्लिट हैपनिंग देयर। ये जो आप लोग खबर पढ़ रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाना फिर से वहां पर, ये वो, सो देयर इज अ काउंटर मोबिलाइजेशन गोइंग ऑन। तो बड़ा दो बिल्कुल क्लियर एक सवाल है। तो एक, ये भद्र लोग क्या पिघल रहा है? क्योंकि बंगाल में बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल रही हैं और वो देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की वहां पर क्या हाल है। वादियों को यूट्यूबर्स जब भी वहां जा रहे हैं उन पर बहुत हमले हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ग्राउंड पर किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। जी जी, देखिए पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था। जब वहाँ जो भी पत्रकार गए थे, सबसे पहले मुझे याद है जहाँ तक न्यूज एक्स के कुछ पत्रकार थे, उन पे हमला किया गया था वहाँ पे। और उसके बाद एक सिलसिला सा एक तरीके से चल पड़ा। टोटो में वहाँ की पुलिस भी है जो वो टोटो इस्तेमाल करती है, पता नहीं क्या वहाँ ग्राउंड पर उनको पर। तो भाजपा के जितने भी दफ्तर हुआ करते थे, अधिकतर जो भी, उन्हें माना जाता था कि ये सुरक्षित है, यहाँ पे पुलिस घुस सकती है लेकिन उस तरीके का अत्याचार हिंदुओं पर नहीं कर सकती है। तो भाजपा
रणनीति है भाजपा काउंटर हो रहा है इसका? नहीं, मुझे नहीं पता। एक प्रधानमंत्री की रैली वहां पर होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के कारण या किसी अन्य कारण से वो कैंसिल हो गई वहां पे। तो मुझे नहीं लगता है कि संदेश मतुआ समाज तक ठीक से पहुंच पाया प्रधानमंत्री का। वो उन्होंने फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली जो है वो संबोधित की थी। और दूसरी देखिए, बंगाल क्या है, ममता राज्य है कि वहां ऐसी कोई योजना लाने के लिए भी पैसे नहीं है उनके पास। ममता बनर्जी ने मैक्सिमम कैपेसिटी में जाकर जो घोषणा किया है अभी युवाओं के लिए कि हम दूसरा, एक समस्या कहाँ फंसती है बंगाल में, वो मैं ये देख रहा हूँ कि जो दुर्गा पूजा वहां पे होती है, अन्य राज्यों में क्या होता है कि हिंदू पर्व त्योहारों पर अगर हमले होते हैं तो फिर हुआ है। जो अधिकतर वहां पे आयोजन समिति के लोग होते हैं उनमें टीएमसी नेता होते हैं। जो नेता आपको हिंदुओं के विरोध में बयान देते हुए दिखेंगे वही कल को दुर्गा पूजा के किसी पंडाल का उद्घाटन करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। तो समस्या ये है कि इसमें भी भाजपा घुसने की कोशिश कर रही है। भाजपा की तरफ से भी कई, अब वो लोग कहते हैं कि ये हिंदू त्योहार नहीं है। त्योहार है और देखो आप लोग तो शाकाहारी हो, हिंदू हो, तो और यहाँ पे हम ये चीजें जो है ये करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे ये हिंदू बांग्ला ऐसा दृश्य अफगानिस्तान के अलावा, सीरिया के अलावा और हमने कहाँ देखा है? सिर्फ बंगाल में देखा है। और वो जो ताजेमुल हक जो ऐसा करता है ही चलता है और इस पर कहीं कोई आउटरीच नहीं होता है। क्रिएट हो जाते हैं बंगाल में, वहां फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो जाती है। राइट। और यही मुझे कारण लगता है कि लड़ाई वहां टफ हो जाती है। है कि ममता बनर्जी 13 महीने की ज्यादा सैलरी मिल रही है, उसका एक तरीके से थैंक यू टाइप, कुछ धन्यवाद टाइप करने की कोशिश का देखिए, मुझे अभी किसी भी चीज का कोई इस तरीके से हर जगह काम करते हैं। भाव से जब हमारी एक बार बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र को लेकर और जैसे कि अभी अनुपम कह रहे थे कि जो पंडाल है वहां पे, तो वहां पंडाल में इस तरह से वहां कैप्चर किया हुआ है टीएमसी वालों ने। जिसकी सरकार होती है वही कब्जा कर लेता है ऐसी चीजों पे। जो पंडाल लगाने वाले हैं उन्हें तो पुलिस से परमिशन चाहिए। पुलिस किसकी है? उन्हीं की है। पैसा उनका विधायक दे देगा, वो फीता काटने के लिए आएगा, उन्हें तो विधायक चाहिए फीता काटने के लिए। तो ये सब व्यवस्थाएं समय के साथ बदल जाती हैं।
बात यह है कि आप बड़े लेवल पे परसेप्शन कैसे चेंज करते हो। जैसे कि मेरे पास अभी किसी ने एक सवाल भेजा है कि अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए इस देश से भगाए गए। मेरे पास भी है वही सवाल जी। जो जो कितने घुसपैठिए अब तक पश्चिम बंगाल से भगाए गए, इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा किसी के पास नहीं है। नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा है। जी जी जी, मेरे पास भी है। ये मेरे पास भी है सर। मैं ये कह रहा हूं कि आप इन अपने जो जिस चीज पे नैरेटिव आपका बिल्डअप होता है, उसे लेकर के आप मैसेज कितने बड़े लेवल पर दे रहे हैं, उसकी आवाज, उसकी गूंज कितने दूर तक सुनाई दे रही है, ये इस पे निर्भर करेगा। और बाकी सब चीजें तो लॉ एंड ऑर्डर की तो मैंने शुरू में कही थी। अभी जैसे वो कह रहे थे कि वहां पे ऐसे घसीटा जाता है और ये सारी इस तरह की हिंसक घटनाएं वहां चुनाव में होती हैं। अभी देखिए, अब चुनाव वहां तो नामांकन से ही हिंसा की शुरुआत हो जाती है। और देखिए कितना बड़ा उन्होंने एक कदम उठाया है कि यहाँ पे पार्लियामेंट में जो मोशन लाया गया है ओम बिरला के खिलाफ, उस पे टीएमसी पीछे हट गई है। वो चुनाव को लेके इतना सीरियस है उन्हें। ये सब चीजें प्रत्यक्ष रूप से नजर आ ही रही हैं। और इन्होंने कहा था कंचन जी ने कि पिछली बार पैर टूट गया था और सिंपैथी ले ली थी ममता बनर्जी ने। इस बार सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर वकालत करी है पूरे पश्चिम बंगाल की, उसकी सिंपैथी नहीं मिलेगी क्या? तो नहीं, आसान नहीं है। अरे सर पूछिए ना वहां जाके लोगों से, हम यहाँ से बैठ के ही तो कह रहे हैं, वहां से पूछिए ना कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई है। सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए, हम 2-3 कारणों से बहुत इंटीमेटली लिंक्ड है वेस्ट बंगाल से। आई एम अ बंगाली, वो दैट इज इममटेरियल। मैं सरकार के ओर से और भी कुछ कारणों से लिंक्ड हूँ। तो गए बार जो सिंपैथी उनको मिला था वो टूटे पैर के कारण, पैर वो टूटा नहीं था लेकिन वो प्लास्टर लगा लिया तो लोगों ने कहा अरे पैर टूट गया। इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो तमाचा मारा, उस दिन की जो ऑर्डर आई, ऑर्डर में कहीं भी ममता बनर्जी का नाम मेंशन नहीं था। और भाजपा का ये क्रेडिट जाता है, भाजपा केवल नहीं, उनके जितने भी ओपोनेंट्स हैं, सीपीएम है, जो भी है, उन्होंने इसका भरपूर प्रचार किया कि ना केवल ऑर्डर उनके पिटीशन के खिलाफ है, ऑर्डर में कहीं भी उनका नाम मेंशन नहीं है। दूसरी बात, उस ऑर्डर की जो डिटेल्स थी उसके खिलाफ उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं था। और जब ईसी गई कोर्ट में अपनी उस नोटिस के आधार पर, उन्होंने दूसरा अपीयरेंस नहीं डाला वहां पर। क्यों नहीं डाला? तो ये अब देयर इज एक थियरी होती है इकोनॉमिक्स में, टिपिंग पॉइंट। जैसे ये मकान है, इसका एक लोड फैक्टर होगा, समझिए जस्ट एन एग्जांपल, इस मकान का, इस बिल्डिंग का लोड फैक्टर इज 1 किलोग्राम। जैसे ही ये 1 किलोग्राम प्लस 1 ग्राम हो जाएगा, द बिल्डिंग विल कोलैप्स। तो वैसे ही पॉलिटिक्स में भी एक लोड फैक्टर और टिपिंग पॉइंट आता है, उस टिपिंग पॉइंट के बाद वो कोलैप्स करने लगता है। लास्टली एक बात मैं बता दूं, कुछ गलत फहमियां हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 13 महीने का सैलरी देती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने भी नहीं सुना। ये गलत है और ये सरासर गलत है। जो होता है बंगाल में, ये लंबा ट्रेडिशन रहा है, पूजा के टाइम में सबको बोनस मिलता है, पत्रकारों को भी मिलता है। और वो किसी के लिए 6,000, किसी के लिए 2,000, किसी के लिए 5,000। ये 13 महीने का सैलरी गलत है। लास्ट पॉइंट, जो पैसे की बात हो रही है, मार्च के 31 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, डीए का जो बैकलॉग है वो ममता बनर्जी को देना पड़ेगा, सरकारी कर्मचारियों को। वो पैसा कहां से लाएगी? अब तक उसने एक बार मार्केट से लोन लिया 6,000 करोड़ का, वो पैसा लेके उसने इधर उधर कहीं पर लगा दिया, इस पे नहीं लगाया। तो ये थोड़ा सा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव हम लोग रखें इस पे। ठीक है सर, ओके। बाबू के पास में जा रहा हूँ।
भाऊ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बीजेपी ये चाहती है कि ममता बनर्जी को नाथने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करे? हर प्रकार में ना वो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, ना वहाँ के एक तरीके से संवैधानिक ढांचे को किस तरीके से सेंट्रल भी गवर्न कर सकता है, ना वो उसकी बात करते हैं, बल्कि सब कुछ चाहते हैं कि सारा काम सुप्रीम कोर्ट कर दे। तो ये कहाँ तक आपको उचित लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करेगा? तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाए बिना वहां पर एक बेहतर चुनाव होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी डर है, और उस डर को लेकर वो वोट करेंगे तो क्या वो सही वोट कर पाएंगे, इसको लेकर भी बात होती है। जी। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक बात है, आप समझो कि जो कुछ ममता इतनी बौखलाई क्यों है? जो मैंने आपको बोला कि आरएसएस का जो वहाँ कुछ 8 महीने से काम चल रहा है, और उनका प्लान है कि हर वोटर को, और ये अलग अलग जो जगह काम है, वो आपको अभी वहाँ के बीजेपी पता नहीं होगा आरएसएस किस ढंग से काम कर, वो इंडिपेंडेंट करते हैं। आरएसएस अपना काम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करती है। अब एक बात है कि जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी वालों को पता नहीं है, लेकिन ममता के पास, उसके पास ग्राउंड वर्कर केडर है। उस केडर को पता चलता है कि आम लोग कैसे बदलते हैं। आपको मैं थोड़ी एक बात बता दूं, बिहार चुनाव का जो नतीजा आया, उसके एग्जिट पोल में मैं, संजय वगैरह, हम ओमकार बैठे थे, तो मैंने 200 का आंकड़ा बोल दिया तो सही निकला। अब सब बोलते हैं साले इसके पास दिव्य दृष्टि है क्या? तो बिल्कुल नहीं थी। आपको खबर देखने की नजर होनी चाहिए। आपको बता रहा हूँ, माहौल क्या है नाम का एक प्रोग्राम होता है किसी चैनल पर, मैंने उसका एक वीडियो देखा था। वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो मैं देख रहा था कि स्कूली बच्चियां थी, 10-12 स्कूल की बच्चियां थी, और वो उनको पूछ रहे थे कि क्या ये है वो है। तो वो बच्चियां वोटर तो थी नहीं, दिखने से पता चलता था, स्कूल का यूनिफॉर्म था, ये 15-16 साल की होगी। लेकिन जब तेजस्वी का नाम आ गया, वो बोला नहीं 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 नहीं, हमको तेजस्वी नहीं चाहिए। एंकर बोला, तो उसने पूछा क्यों? नहीं नहीं, हमको 4 बजे के पहले घर में बंद नहीं होना है। तो वो तो देखा था मैंने, बाद में एंकर ने बताया कि मुस्लिम बच्चियां है। अब यहां से मेरा पत्रकार जाग जाता है कि अगर ये मुस्लिम बच्चियां है, स्कूल की बच्चे है, तो जंगल राज वाला मोदी का भाषण सुनने का ही नहीं। तो 4 बजे घर में बंद होना नहीं है, ये बात इन बच्चों के पास कहां से पहुंचे? ये सोच है, देखो पत्रकार की सोच जरूरी होती है जी। तो इसका मतलब इनके घर में उनकी माँ, उनकी बुआ, उनकी मौसी, उनकी पड़ोसन, कोई ना कोई ये बात बोल, तो इसका मतलब साफ था कि हमको 4 बजे के बाद घर में बंद नहीं होना है। वो मुस्लिम महिलाओं में होने वाली चर्चा है। अगर 20, 25, 30% वोट भी तेजस्वी को हटाने के लिए घूमता है तो चमत्कार हो जाता है। तो जो 20 का आंकड़ा जो था, वो ओपिनियन पोल ने, मैं घर से बाहर नहीं निकलता मुंबई में, तो बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट की बात अलग है, लेकिन वो जो चलता है, वो होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वहां से निकलता है। तो ये बात जो मैंने जो बोला आरएसएस का काम चल रहा है, वो बात ममता को उसकी केडर से पता चली होगी कि लोगों का वोट बदल रहा है। ममता ऐसे ही नहीं बौखलाई, आप समझो। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, लेकिन सबसे पहले तो ये बात है कि ममता को प्रेसिडेंट रूल चाहिए, क्योंकि उसके तो गवर्नमेंट है आज, वो गवर्नमेंट नहीं रहती तो वो जो चाहिए कर सकती है। तो उसको विक्टिमहुड मिलने के लिए 2-3 महीने का अवसर चाहिए जी। वो मोदी सरकार नहीं देना चाहती। स्ट्रैटेजी भी समझो, स्ट्रैटेजी समझना। अब आपने देखा होगा, हमारे अजीत दादा का एक्सीडेंट हो गया, दूसरे दिन अंत्येष्टि थी।
अंत्येष्टि में मोदी जी शाह आने वाले खबर थी, मोदी जी आए नहीं, अमित शाह आ गए। अमित शाह आ गए, अभी मैं तो घर में बैठा हूं, मैं तो पुणे गया नहीं था, मैं खबर देख रहा था, कैमरा दिखा रहा है, चैनल वालों का ही कैमरा दिखा रहा है। तो अमित शाह वहां आ गए, शरद पवार उठने का ट्राई करने, नहीं बोले बैठो आप बैठो, हाथ से हाथ लगाया, एक सोफा छोड़कर बैठ गए। खबर कहाँ होती है, एक सोफा छोड़कर बैठे, इसका मतलब पवार से बात नहीं करनी है जी। अगर मोदी जी आते तो सीनियरिटी से पवार से बात करनी पड़ती। तो अमित शाह को क्लियर इंस्ट्रक्शन होगी कि आपको जाना है लेकिन बात नहीं करनी है। तो वो एक सोफा छोड़कर बैठ गए जहां बाद में आकर गडकरी बैठ गए। खबर वहां होती है। जी जी। अब उसके बाद जो सब कुछ चल रहा था, तो सुमित्रा बहनी को उठाकर हाथ को पकड़कर सुप्रिया लेकर जा रही, वो जिस ढंग से, हमारे यहाँ उसको वरमाई बोलते हैं, शादी का जो वर होता है उसकी माँ होती है, उसका रुबाब होता है। तो सुप्रिया वहां जिस ढंग की बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी, तो वहां पता चला अदर साइड जो था तटकरे प्रफुल्ल पटेल, वो सावधान हुए। सुप्रिया ने उनको सावधान किया, वो ट्रिगर पॉइंट था 2 दिन बाद जो शपथ विधि हुआ उसका। तो ये बात होती है, स्ट्रेटजी जो होती है वो पब्लिक नहीं करनी चाहिए, पब्लिक नहीं करनी चाहिए। तो जो आज बंगाल में हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, मुझे बहुत कुछ मालूम है लेकिन बोलूंगा तो नहीं, ठीक, बिल्कुल नहीं बोलूंगा जी। क्योंकि जो चीजें करनी है वो बताने की जरूरत नहीं होती। मैंने और एक वीडियो देखा, जो कालीघाट शायद है ना, ममता का घर, उसके बाजू में वो एक 50-60 उम्र की महिला बैठी है, उससे वो कौन है, माहौल क्या है, वो पूछता है क्या एसआईआर हो गया, आपका फॉर्म भर दिया, वो सब बता दिया, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब वो बोलता है आप वोट किसको देंगे, बोलते बोलूंगी नहीं। तो वहां पता चलता है डर के आगे जीत है जी। ये सब लॉजिकल है, मैं ओपिनियन पोल नहीं करता। मैं 2014 में मोदी लॉजिकल बहुमत लाएंगे, ये मैंने किताब लिखकर प्रेडिक्ट किया था। मोदी जी उम्मीदवार होने के पहले 19 में भी 300+ किताब लिखी है मैंने, और पिछले 24 में मेरे किताब का नाम था अश्वमेध, अश्वमेध 2024। उसका मतलब जानते हो अश्वमेध का? अश्वमेध करने वाला चक्रवर्ती राजा लड़ाई नहीं करता, किसी की जमीन कब्जा नहीं करता, वो बोलता है कि घोड़ा रोको तो लड़ाई होगी। तो 24 में जहां जहां घोड़ा रोका गया वहां लड़ाई हो रही। ठीक। ये लड़ाई जारी तो है। ये बात हमें समझनी है। और एक जाते जाते बोलकर रुक जाऊंगा, जो पिछले हफ्ते मैंने बोला रविवार को जो मुंबई में होगा, भगवत जी का लेक्चर था, 2 लेक्चर थे और 2 सेशन सवाल जवाब थे। तो किसी ने भागवत जी को पूछा ये मुस्लिमों क्रिश्चियनों को कैसे समझाए, तो भागवत जी ने बिल्कुल 3-4 सेंटेंस में जवाब दिया, ये समझाने के झंझट में मत पड़ो, उनसे दोस्ती कर लो, लेकिन ये ध्यान रहे, एक ध्यान रहे, दोस्ती करते वक्त हाथ में डंडा होना चाहिए। डंडा का मतलब सरकार होनी चाहिए। तो ये बातें, अब अजीब बात यह है कि मराठी में आरएसएस के 2, एक वीकली निकलता है, एक डेली निकलता है, वो मेरा इंटरव्यू लेने आए कि सरसंघ चालने का क्या बताया। मैंने बोला आप तो माउथ पीस हो। तो जो ये बातें बोली नहीं जाती, आपको समझना जरूरी है। और एक बात जाते जाते बोल दूंगा, जब एक लड़की और लड़के में प्यार होता है ना, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिक्लेरेशन नहीं होता। ठीक ठीक। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ जरा अनुपम, जरा जल्दी। क्या ये पोलराइजेशन हो रहा है, क्या बाबरी मस्जिद बन रही है और उसको लेकर कहा जा रहा है कि ओवैसी भी कूदने वाले हैं, तो अगर ओवैसी कूदते हैं तो क्या वो एक बेनिफिट मिल सकता है बीजेपी को, या फिर ये केवल चार्ज कर रहा है वो वापस उसी के पास?
पिछले अगर कुछ चुनावों को देखें, चूंकि मैं बिहार से भी आता हूं, तो बिहार को भी देख लें, महाराष्ट्र को भी देख लें, तो कई जगह ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अगर मुसलमानों को अपना कोई विकल्प मिल रहा है, जिनको वो छाती ठोक कर कह सके कि ये हमारा अपना है, हम इनको वोट करेंगे, तो वो उनको वोट कर रहे हैं। जैसे आप मालेगांव में देख लीजिए, वहां पे उनको एक विकल्प मिला इस्लाम पार्टी के रूल में, उन्होंने उसको बैठा दिया कुर्सी पे। उसके अलावा बिहार में सीमांचल में जब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हैं और तो वहां पर उनको जीत मिलती है, 6-7 सीटें उन्हें आराम से मिल जाती है। और सीमांचल ही नहीं, बिहार के मिथिलांचल में भी असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जितनी भीड़ जुटती है, उतनी भीड़ केवल प्रधानमंत्री की रैली में ही जुटती है। मैंने मधुबनी में और दरभंगा में इस चीज को देखा है। उसके अलावा आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, फसल अभी उगी है, नहीं, ये फसल इसके जो बीज है वो ममता बनर्जी नहीं छींटे थे। हुमायूं कबीर जो खड़ा हुआ है और वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहा है, और उसने एक तरीके से दावा ठोक के कहा है कि ये जो 25 सीटें हैं, 25 विधानसभा सीटें, इन पर हम टीएमसी को नहीं जीतने देंगे, ये हम इसको अपने कब्जे में रखेंगे। दूसरा, आपको एक फुरफुरा शरीफ वाला मौलाना भी याद होगा, पिछली बार वो भी आया था चुनाव में, लेकिन कोई बहुत खास असर वो दिखा पाया नहीं था। लेकिन हुमायूं कबीर की बात इसीलिए अलग है क्योंकि ये ममता बनर्जी द्वारा पोषित ही एक तरीके से प्रोडक्ट है, जो अब आगे अपना वो बढ़ा रहा है। तो वो अगर क्या ओवैसी वहां पे पहुंचेंगे, पहला सवाल ये है। दूसरा है कि क्या वो हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करेंगे? अगर ये गठबंधन होता है तो क्या ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में डेंट लगेगा? तीसरा सवाल ये है। लेकिन सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि क्या पश्चिम बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम अभी भी, मतलब हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा तो वहां पे है ही, लेकिन वो कितना गया है, ये हमें देखना पड़ेगा मेनली वहां पे। और भाजपा, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा की जो लड़ाई है वहां पे वो सिर्फ एक ही मुद्दे पे केंद्रित होगी, क्योंकि बंगाल एक मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स वहां की लड़ाई होती जा रही है। 2019 में आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था पूरे देश में। उसके बावजूद भी जब अमित शाह भाषण देने के लिए उठते हैं, संबोधित करने के लिए कार्यकर्ताओं को बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर में, तो वो सबसे पहले बंगाल का जिक्र करते हैं, जबकि कई ऐसे स्टेट थे जहां पर क्लीन स्वीप हो गई थी भाजपा पूरी तरीके से। तो इससे हमें समझ में आता है कि बंगाल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, और वहां पार्टी एक रणनीति पे तो नहीं ही काम कर रही होगी। जी बहुत मैं थोड़ा ओवैसी का सवाल था इसलिए थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ ठीक कि मैं एक क्लू दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। मुंबई और महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन के वगैरह चुनाव हुए, उसके बाद जो ओवैसी को बहुत ज्यादा सीटें मिली, शरद पवार से भी ज्यादा मिली, उसके बाद जो चिंता का सब्जेक्ट था, तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ओवैसी मोदी की बेटी में। ये क्लू है, उस पर अपना अपना सोचो। मैं कुछ सवाल है उन पर जा रहा हूँ। सबसे पहले जी कंचन दा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल है कि क्या जिस अनुपात में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुरूप हिंदू जनसंख्या नहीं बढ़ रही है? इस विषय में सरकार और सनातन समाज क्या कर रहा है, और आपको नहीं लगता कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक समय की आवश्यकता है ताकि मुस्लिम जनसंख्या को एक हद तक रोका जा सके? अब अगर आप बंगाल के जो ज्यादातर हिंदू फैमिलीज हैं उनको अगर देखें, चाहे वो रूरल एरिया में, गांव में, या टियर 2 टियर 3 सिटीज में, या कलकत्ते में, तो उनके जो जवान लड़के हैं या जवान लड़कियां हैं, सब बंगाल छोड़ के कहीं और जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। अब मुझे बताया गया है, आई डोंट हैव एविडेंस ऑफ इट, लेकिन अगर आप बेंगलोर, हैदराबाद, मैंगलोर, ये वाला ट्राई जंक्शन अगर आप केवल देखें, वहां पर आईटी इंडस्ट्री में 6 मिलियन बंगालीज आर एम्प्लॉयड। तो 6 मिलियन काफी बड़ा संख्या होता है। अब वो लोग तो वापस आकर वोट नहीं देंगे आपके बंगाल में। तो ये जो एक्सोडस है, अगर आप अमेरिका में जाएं, I think the second largest immigrant community is Bengalis.
तो हिंदू बंगाली पलायन कर रहा है और पलायन इकोनॉमिक रीजन से कर रहा है, और इस इकोनॉमिक रीजंस के को इस तरीके से तैयार करने के लिए ममता बनर्जी दायी है। तो एक रोष इससे भी पैदा होता है। दूसरी बात जो है, अगर आप मुसलमान जनसंख्या देखें, ये SIR में काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आई है। एक ऐसा आदमी है जिसके 100 से ज्यादा बच्चे हैं। अब ये तो संभव नहीं है, बायोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, देखा गया कि कोई भी अगर जब भी कागजात भरना होता है कि जैसे आपका वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड, उसमें फादर का नाम देना है, तो ये आदमी जो है वो अपना नाम डलवाता था वहां पर। और ये सब के सब जो उसके बेनिफिशियरीज थे, ये बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। कुछ इंस्टेंस ऐसे भी आए जहां हस्बैंड वाइफ ने SIR का फॉर्म भरा है जहां पर दोनों के फादर का नाम सेम है। तो जब वो उसको इंक्वायरी की गई तो ये आदमी कहता है, नहीं मैं पहले आया तो मुझे बोला गया कि अब्दुल मियाँ तुम्हारे बाप बन जाएंगे और तुम आधार के लिए जमा कर दो। फिर मेरी बीवी जो है वो आई तो उसका कार्ड बनाना था, तो मुझे बोला गया अरे अब्दुल मियाँ अपना नाम लगा देंगे, तुमको तो कार्ड से मतलब है ना। तो जहां पर द सोशल स्ट्रक्चर इज सच, वहां पर टू ट्राई एंड कंटेन द पॉपुलेशन इज इम्पॉसिबल। अब असम में अगर आप देखें, असम के 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स are already Muslim majority and Muslim majority by a vast number. 6 ऐसे constituencies हैं जहां पर they are in significant numbers, 40, 45, 42% मुसलमान। तो असम के आधे डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी आप मान के चलिए। और असम के मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि अगर इस रेट से जनसंख्या बढ़ता रहे तो 2050 तक असम will become a Muslim majority state and India will have a problem retaining Assam। मतलब असम इंडिया के मैप से, मानचित्र से गिर जाएगी जी। और यही आर्ग्यूमेंट हम लोग वेस्ट बंगाल के साथ कर सकते हैं कि 2050 नहीं तो 2060। जब मैं कलकत्ते में था आज से 30 साल पहले, वहां पर कैलकाटा का था एवरी फोर्थ मैन, द मुस्लिम कैलकाटा मुस्लिम वाज एवरी फोर्थ मैन। लास्ट पॉपुलेशन में आया ही इज एवरी थर्ड मैन। और अभी जो सेंसस होगी आप देखिएगा, उसमें आएगा एवरी सेकंड मैन। ठीक है सर, मैं आगे पहुंच रहा हूं क्योंकि सवाल बहुत हैं। मैं फटाफट कुछ सवाल ले रहा हूं। और पता नहीं ये अवैध जो प्रवासी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनके बाप अब्दुल, खैर मैं हर सर के पास पहुंच रहा हूं। नहीं ठीक है, मैं भी उसी तरीके से पूछ रहा हूँ। हर सर, आपसे सवाल है, RSS अथवा बीजेपी अपने समर्थकों की रक्षा हेतु क्या व्यवस्था बना रही है और मतदाता बीजेपी को समर्थन देने में हिचक क्यों रहा है? उनके अंदर का डर खत्म नहीं हो रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है और 2-3 लोगों ने पूछा है इसी तरह का, इसी नेचर का सवाल है। और ये सारी जो आशंकाएं हैं ये 2021 से पैदा हुई हैं कि 2021 में जब नतीजे आए थे उसके बाद जो हिंसा हुई वहां पे, और वहां से पलायन करके आसाम तक चले गए, खासतौर से जो TMC को, जिन्हें ये कहा जा रहा था कि इन्होंने TMC के अगेंस्ट बीजेपी को वोटिंग किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा स्ट्रेटेजी इनकी जो भाजपा वालों की मुझे नजर आ रही है, वो ये लग रहा है कि पिछली बार ज्यादातर TMC से आए हुए बहुत सारे लोगों को टिकट्स दिए गए थे। आप याद कीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग तो वो जीतने के बाद भी वापस चले गए, ऐसे लोग हैं।
तो जो ज्यादा टिकट्स दिए जाते हैं तो परसेप्शन सबका एक ऐसा ही बन के आता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे रोके हमला करने के लिए, या उस उग्र हो रहे हैं तो वो कैसे रोके, वो बेसिकली हैं तो वो टीएमसी के ही नेचर से। तो अगर ये इस बार थोड़ा सा इसमें रिफाइन कर दिया जाए, टिकट्स अच्छे तरीके से बांटे जाएं, तो शायद पिछली बार वाली स्थिति ना हो। और इस बार 5 साल हो गए हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी 5 साल से एग्रेसिवली वहां पे काम कर रहे हैं, हो सकता है सड़क पे हैं तो इन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ नेटवर्क बनाया होगा और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके लिए प्रिपेयर किया होगा पहले भी। ये तो ट्रायल हो जाएगा जब नामांकन का काम शुरू होता है, वहां तो उसी समय जय बोल देते हैं, तो तभी पता लग जाएगा कि कितनी घटनाएं होने वाली हैं। तो उसके लिए प्लानिंग मुझे लग रहा है कि इस बार नजर आ रही है, क्योंकि एज सच अभी इस तरह का कोई माहौल वहां पे नजर नहीं आया कि कोई संभावित आदमी है या कैंडिडेट होने जा रहा है या वो किसी पे हमला हुआ है, इस तरह का उसको अपहरण करने की कोशिश की गई है, अभी तक वो नजर नहीं आ रहा है। तो स्ट्रेटेजी चेंज नजर आ रही है पिछली बार के मुकाबले। जी, क्योंकि सबसे ज्यादा टीआरपी भाऊ को लेकर है और भाऊ को लेकर बहुत सवाल आए हैं। मैं उसमें से एक ही सवाल ले रहा हूँ। भाऊ, सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर या कहा जाए कि सरकारी कर्मचारी वर्ग है, भाजपा उस वर्ग में पैठ बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि वो भी वोट करते हैं और वो गेम चेंजर होते हैं। एक सबसे पहले अच्छी स्ट्रैटेजी अगर बंगाल में मुझे दिखाई दे रही है, पिछली बार जितने लाउडस्पीकर लगाकर बोल रहे थे इस समय बोल ही नहीं रहे, और ना बोलना सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि अजीत दादा की जो पत्नी है उसके बारे में वीक पॉइंट सब मीडिया में चल गए। पिछले रविवार जब बहुत सारे मीडिया वाले भागवत के प्रोग्राम में मिले तब मैंने उनको पूछा, अरे एक तो स्ट्रांग पॉइंट होगा उनका। बोले क्या है? मैंने बोला यार बोलती ही नहीं। वो कैसे स्ट्रांग पॉइंट हो गया? मैंने बोले इसलिए फंसती नहीं। तो इस टाइम हमने आप पिछली बार देखा कि अब की बार 200 पार वगैरह वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक बात होती है कि आपके दुश्मन को सावधान मत करो, ये भी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो, और एक बात होती है कि पिछली बार एक तकरार थी कि जो हिंसा हुई, तो देखो लड़ने में आपको भी खुद को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तब बाहर से मदद आएंगी। आप बोलेंगे आप ही आओ, आप ही लड़ो और हमको बचाओ, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और दबे पाव बहुत कुछ चल रहा है, जो मेरा ख्याल है कि नतीजों के दिन चाप कमल चाप। आपको एक स्ट्रेटेजी और बताता हूं कि ममता दीदी ने अगर पिछले कुछ महीनों में गलती की है, वो केजरीवाल के रास्ते निकली है। अगर वो हेमंत सोरेन के रास्ते से निकलती तो उसके लिए चुनाव आसान होता। उसको कानून कायदा कचहरी में उलझा के रखा है, वोटर के पास जाने को टाइम कहाँ है। और दूसरी बात, जो खबरें मुझे मिल रही है, इस बार जो गुंडागर्दी करने वाला केडर है वो भी डिमोरलाइज और सहमा है, तो ये बताता है कुछ होने जा रहा है, और जो होता है वो सामने आता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ये स्ट्रेटेजी है कि शायद आखिरी मोमेंट में चुनाव आयोग डिमांड करेगा कि राष्ट्रपति शासन लग, वरना चुनाव नहीं होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन ट्राई करेंगे कि नहीं लगाएंगे ताकि उनको सिंपैथी जनरेट कर विक्टिम मूड ना मिले। तो ये भी बात। जी। एक आखिरी सवाल अनुपम आपसे है कि एसआईआर की प्रक्रिया में भाजपा का कार्यकर्ता और लोकल, ये यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी है, नेताओं की उदासीनता का कारण क्या है? देखिए, यूपी में तो इसका मुझे साफ कारण नजर आ रहा है, और वो कारण ये है कि तेजस्वी यादव की जो दुर्गति हुई है बिहार में, उससे अखिलेश यादव ने सीख लेकर और थोड़ा सा मैच्योर तरीका अपनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव बहुत परिपक्व हो गए हैं या फिर यूपी जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है।
उन्होंने देखा कि तेजस्वी के साथ जो हुआ, उसके बाद उन्होंने SIR को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर दिया। और वहाँ सपा के कार्यकर्ता कौन है? लठैत हैं, जो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा सड़क पे मिलेंगे आपको, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा बोलते हुए मिलेंगे। वो साइलेंट वोटर नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे RJD वाले बिहार में हैं। तो वो थोड़ा बाहर ज़्यादा दिखाई दिए हमें कि SIR का काम करवाते हुए, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने उससे पहले SIR का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा था। लेकिन यूपी में क्या किया जाता है? अखिलेश यादव SIR के फॉर्म भरते हुए खुद वीडियो बनाते हैं और उसको ट्वीट करके कार्यकर्ताओं को ये संदेश देते हैं कि हमको क्या करना है। फिर इसको अगर बंगाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जहां मशीनरी ही एक तरीके से इसके खिलाफ होगी, वहां पे कार्यकर्ता, नेता, लोकल कोई भी मिलके कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 नाम मैं आपको बताता हूं, महबूब शेख और समीम शेख, आप गूगल कर लीजिएगा। और महाराष्ट्र पुलिस को पता लगता है कि ये घुसपैठिए हैं, साबित भी हो जाता है कि ये घुसपैठिए हैं, और इनको बांग्लादेश डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें ममता बनर्जी की सरकार हस्तक्षेप करती है, मुर्शिदाबाद पुलिस आनन फानन में इन सबके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देती है। BSF को बांग्लादेश के साथ एक बैठक करनी पड़ती है और जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है उनको फिर से वापस लाकर मुर्शिदाबाद में बसा दिया जाता है। जहां पे इस तरह का धंधा चलेगा, वहां कोई नेता, कार्यकर्ता या फिर कोई क्या करेगा, जहां मशीनरी ही पूरी उनके हाथ में है। जी चलिए, और मुझे लगता है कि अच्छा, जी जी देखिए, एक मैं बात कहना चाहता हूँ। अभी किसी ने पूछा था, कोई क्वेश्चन आया था शायद कि कितने घुसपैठी हैं। अभी तक कितने बार हो चुके हैं, संख्या एग्जैक्ट? तो जैसे मैंने बताया, एक रफ एस्टिमेट इज कि अगर 56 लाख से 56 लाख लोगों की नाम कट रही है, तो इसमें से आप सोच लीजिए कि कम से कम 2/3 घुसपैठी है। ये एक चीज है। बट एक we don't take this into consideration। जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, वहां से लोग घुस के कैसे आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? और जो हमारी फौज वहां पर है, वो क्यों नहीं इसे रोक पा रही है? तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जब तक आपकी फौज में, BSF में ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी नहीं आती है, तब तक BSF वहां की इलीगल इमिग्रेशन, घुसपैठियों का आना रोक नहीं पाएगी या रोकेगी नहीं। तो गलती हमारी है। आप अगर पंजाब में भी देखें, पंजाब में ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? अभी तो ड्रोन कह रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स के पहले कैसे आ रहे थे? तो इस पर भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हम लोग फौज की इज्जत करते हैं, यूनिफॉर्म की इज्जत करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन हमें ये जो अंधभक्ति बन गई है कि फौज कभी गलती नहीं कर सकती, ये भी गलत है जी। तो इसमें कोई कहीं पर असेसमेंट होना चाहिए। थैंक यू। मुझे लगता है कि अब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी बहुत धन्यवाद, बाबू आपका भी, कंचन सर आपका भी, और अनुपम भाई आपका भी। एक बार जरा जयकारा लगा दीजिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।